सर, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री जो हैं साफ तौर पर अब इस बात को कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ रहा है, उस पर लोग राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसके ऊपर एक राजनीति की जा रही है। कैसे देखते? बिल्कुल नहीं। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। पंचायतों, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया संविधान में, और वो एकमात्र व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार थे, वो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनकी दूरदृष्टि से ये 1/3 महिला आरक्षण हमारे संविधान में प्रावधान किया गया। पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, सभी पंचायती राज और नगर पालिकाओं में 1/3 महिलाओं का आरक्षण। तब सितंबर 2023 को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में उसका उद्घाटन हुआ। हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पारित किया, सर्वसम्मति से पारित किया। कांग्रेस नेता लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, ये हमने विधेयक पारित किया है, अधिनियम बनेगा, इसको तुरंत लागू कीजिए, एकदम लागू कीजिए, 1/3 आरक्षण महिलाओं को दीजिए लोकसभा में और विधानसभाओं में। लोकसभा में 543 सदस्य हैं, 1/3 बनता है 182, तो 182 महिलाएं को प्रतिनिधित्व मिलेगा लोकसभा में। तो खड़गे जी ने साफ कहा अपने भाषण में, वो नहीं माना गया। अधिनियम पारित हुआ, विधेयक पारित हुआ, अधिनियम बना, वो नोटिफाई नहीं होता है। हमने बार बार पूछा कब से ये लागू होगा, कब से ये लागू होगा। चुप्पी, प्रधानमंत्री चुप्पी, गृह मंत्री चुप्पी। अचानक 16 अप्रैल 2026 के रात को, जब परिसीमन विधेयक पर चर्चा हो रहा है, 11 बजे रात को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पारित हुआ था सर्वसम्मति से, वो नोटिफाई होता है। क्या है इरादा, क्या है मतलब, क्या है मकसद, क्या है? तो आज भी हम कहते हैं 543 लोकसभा का स्ट्रेंथ है, अलग अलग राज्यों की संख्या अलग अलग है। उसके मुताबिक जो मौजूदा लोकसभा है 543 सदस्यों वाली लोकसभा, 1/3 182 बनता है, 182 बनता है। महिलाओं को आरक्षण दीजिए, पारित हुआ है, अधिनियम है, उसमें कुछ संशोधन करना है कीजिए, पर 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू कीजिए। ये हमारी हमेशा मांग रही है, हमारा CWC का प्रस्ताव है। AICC अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ था पिछले अप्रैल को, उसका एक प्रस्ताव है। हम बार बार ये कह रहे हैं और प्रधानमंत्री टाल रहे हैं, और प्रधानमंत्री हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ा जाए। इसीलिए तो संविधान संशोधन 2/3 उनको बहुमत नहीं मिला ना, और अभी किसी तरीके से वो 2/3 बहुमत के तलाश में है। ये तो कलंकित, बहुकलंकित 2/3 बहुमत होगा, इनको मिलने वाला नहीं है। TMC को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, और ये दावा कर रहे थे कि ये मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक हम पारित कराएंगे। क्या हुआ परिसीमन का? एक चूम ही नहीं आया परिसीमन को लेकर। तो ये सब नाटकबाजी है। प्रधानमंत्री का इरादा बिल्कुल साफ है, महिला आरक्षण नहीं होना है। और अगर वो ईमानदारी से काम करते तो वो जो हमारी मांग है, सारी पार्टियों की मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है, SP की NCP की मांग है, DMK की मांग है, TVK की मांग है, सारे पार्टियों की मांग है कि 543 वाली सदस्यों जो लोकसभा है, 1/3 महिला आरक्षण जिसके लिए अधिनियम है, उसको लागू कीजिए। जो लाल किले से वो कहते हैं, बार बार प्रवचन देते हैं लाल किले से, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका इरादा साफ नहीं है, नेक इरादा नहीं है उनका। सिर्फ इसका राजनीतिकरण करना। वो कहते हैं विपक्ष पार्टियों से आप श्रेय लीजिए। अरे श्रेय लेने में तो आप हैं,
श्रेय लेने के लिए तो आपने परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को जोड़ा। हमने कहा इसको जोड़िए मत, इसको अलग अलग रखिए। कोई बातचीत नहीं। हमने 4 बार खड़गे जी ने खत लिखा, खुद प्रधानमंत्री को खत लिखा 15 जुलाई को, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, बातचीत कीजिए। परिसीमन के बहुत दीर्घकालीन असर हो सकते हैं, संघीय ढांचा पर इसका असर हो सकता है, बातचीत कीजिए, आपका प्रस्ताव क्या है। छुप छुपा के आप प्रस्ताव मत लाइए, पार्टियों को तोड़कर आप 2/3 बहुमत मत लीजिए। ये सब हमने कहा है, पर प्रधानमंत्री सुनते नहीं है ना, बदनाम करने में लगे हुए हैं। जब सवाल उठाते हैं बोलते हैं अर्बन नक्सल। अभी उनको एक नया शब्द भी मिल गया, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल कौन है? जो इनका विरोध करते हैं। यही तो दिमागी नक्सल ने मांग की थी ना, जाति जनगणना होनी चाहिए। 4 साल तक कहा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यह अर्बन नक्सल सोच है। पर 1 साल पहले अप्रैल 30, 2025 को उन्होंने घोषणा की कि जातीय जनगणना होगा। तो ये सब बदनाम करने में प्रधानमंत्री बहुत माहिर हैं। इस शब्द पे क्या कैसे देखते हैं, जो दिमागी नक्सल, इस शब्द राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है। क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल का प्रतीक है? क्या संविधान को लागू करने की मांग दिमागी नक्सल का प्रतीक है? कौन है ये दिमागी नक्सल, बताइए। क्या परिभाषा क्या है आपका? एक सवाल पूछा गया कुछ महीने पहले कि अर्बन नक्सल की बात चल रही थी। किसी ने सवाल किया पार्लियामेंट में, ये अर्बन नक्सल है कौन? क्या गृह मंत्रालय में कोई परिभाषा है? तो गृह मंत्री से जवाब आता है अर्बन नक्सल हमारे परिभाषा में तो है नहीं, हमारी शब्दकोश में तो है ही नहीं। तो ये सब कहना है। खान मार्केट गैंग, जेएनयू गैंग, हालांकि इनके वित्त मंत्री जेएनयू हैं, विदेश मंत्री भी जेएनयू हैं, जेडीयू के अध्यक्ष संजय झा जेएनयू हैं, पर जेएनयू को बदनाम। आज तो पी चिदम्बरम साहब ने ट्वीट करके कहा कि आज मैं हूं जो है नक्सल। अरे एक पीलू मोदी एक सांसद हुआ करते थे, स्वतंत्र पार्टी, पीलू मोदी। मेरी याददाश्त में 1972 में वो लोकसभा में आए और गले में लगाया था बैनर, आई एम CIA एजेंट। क्योंकि तब ये कह रहे थे ना, एक था कि सभी हाथ CIA का हाथ है, तो एक प्रचार चलता था CIA का हाथ है। पीलू मोदी विपक्ष पार्टी, प्रधानमंत्री की भाषा के अनुसार वो दिमागी नक्सल होंगे पीलू मोदी। और पीलू मोदी पार्लियामेंट में आए और कहा, लिखा हुआ था आई एम CIA एजेंट। तो ये प्रधानमंत्री को शान नहीं देता है। दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, क्या थके हुए हैं। वही घिसा पिटा, वही 12 साल से। उस 2014 के पहले इंडिया नहीं था, भारत नहीं था, नया इंडिया बना है, नया भारत बना है। सब खोखले हैं, उनके वादे खोखले निकले। जो दावे करते हैं, हर एक प्रोग्राम का नाम बदला है, नाम बदलने से काम तो बदलता नहीं है। और जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी का इन्होंने बदनाम किया, और अभी सुप्रीम कोर्ट कहता है उसमें कोई तथ्य नहीं है, क्लीन चिट उनको मिला, तो माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। राज्यसभा में खड़े होकर बोलते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कि वो जो जब नहाते हैं रेनकोट पहनकर नहाते हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा, और वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में माफी मांगनी चाहिए तो नरेंद्र मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, मनमोहन सिंह जी के परिवार से, छात्रों से, देश की जनता से। इस पूरे संसद सत्र की बात करूंगा आपसे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं संसद सत्र अभी कुछ दिन पहले ही जो है सैनिटाइज हुआ है। इस पूरे संसद सत्र में विपक्ष के ऊपर एक ही आरोप लगता रहा कि आप लोग पहले के आप चलने नहीं दे रहे, अंत में यहाँ के आप चर्चा से भाग रहे। नहीं, हमारी मांगें क्या थी? हमारे मांगें क्या थी? गृह मंत्री सदन में आए, बयान दें, दिल्ली पुलिस जो वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण उनके हाथ में है, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है,
दिल्ली पुलिस का, जो 20 जुलाई को अत्याचार हुए छात्रों पर, युवकों पर, उस पर जवाब दीजिए, बहस हो, सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बयान देकर निकल जाएं। तो पहली मांग ये तो थी। दूसरी मांग थी प्रधानमंत्री माफी मांगे छात्रों से, और तीसरी मांग थी हमारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, आस्था धोखा। अयोध्या में 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री खड़े होकर लोकसभा में श्रेय लेते हैं कि मैंने ट्रस्ट का गठन किया, नया भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्या क्या करनी है, लंबा भाषण दिया, आधे घंटे का भाषण, और पूरा श्रेय लिया। और जब ये घोटाला निकल आता है चंदा चोरी का, चढ़ावा चोरी का, ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर सवाल उठाए जाते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ने खुद की है, ये सब प्रधानमंत्री के व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री से नियुक्त किए हो गए, उनकी अनुमति से ही तो नियुक्त हुए हैं। तो प्रधानमंत्री चुप क्यों है? तो हमने कहा चंदा चोरी पर भी बहस होनी चाहिए, कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। पर पहली बार 1952 के बाद लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है, गृहमंत्री मौजूद नहीं है। गृहमंत्री के नाम पर विधेयक लिस्ट ऑफ बिजनेस में आता है, 3-4 विधेयक उनको पेश करना है, पारित करवाना है, अमित शाह का नाम है, वो आते ही नहीं है। एक दिन नहीं आए, पहले दिन आए जनगण मन के लिए, और अंतिम दिन आए वंदे मातरम के लिए, बस, और वो भी मुश्किल से 2 मिनट और 3 मिनट के लिए। तो प्रधानमंत्री अनुपस्थिति, गृहमंत्री अनुपस्थिति, ये सदन चलाना प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को हमने मांग की सर्वदलीय बैठक बुलाइए, परिसीमन पर बातचीत कीजिए, वो सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री तो आते ही नहीं है सर्वदलीय बैठकों में। चलिए गृहमंत्री लीजिए, गृहमंत्री नहीं बुलाते हैं, अपने सदन में बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, पर अपने कमरे में सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। तो जिस तरीके से मैं समझता हूं ये सिर्फ दोनों सदनों का नजरअंदाज नहीं, ये दोनों सदनों का अपमान हुआ है गृहमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। आप लोगों को इस बात का अगर था कि आपकी स्ट्रेटेजी इतनी काम करेगी कि आप लोग, देखिए हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं इस सेशन से। डिलिमिटेशन, परिसीमन विधेयक नहीं आया, बार बार। देखिए खेती, समाचार खेती में बहुत माहिर हैं गृहमंत्री, लोगों को चुन चुन कर बुलाकर, और भूमि भी बड़ी उपजाऊ होती है, कुछ भी खेती कर लो उगता है, खबर निकल आ जाता है, 2/3 बहुमत मिल गया, 2/3 बहुमत मिल गया। मैं बार बार कहकर आ रहा हूं ये कलंकित 2/3 बहुमत साबित होगा। पार्टियों को तोड़ा, तृणमूल को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, हर एक अलग पार्टी को तोड़ने में लगे हुए थे। किसी हालत में 2/3 बहुमत उनको मिलना था। वही तो, उस मकसद से ही तो वो परिसीमन विधेयक लाना चाहते थे, जो 17 अप्रैल को उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, और काफी निर्णायक तरीके से नहीं मिला। करीब 55-60 जो और अधिक सदस्य उनके पक्ष में होने थे वो नहीं था। उसके बाद ये तृणमूल को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, पर 2/3 बहुमत नहीं मिला। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनको 2/3 बहुमत उनको नहीं मिल पाया। और परिसीमन विधेयक जो बड़ा खतरनाक विधेयक है, जिस तरीके से लाया गया है, संघीय ढांचा पर उसका बहुत नकारात्मक असर होगा, आक्रमण है संघीय ढांचा पर, वो नहीं आया। FCRA, बार बार गृहमंत्री दावा करते थे FCRA बिल पारित होगा, FCRA बिल पारित होगा, वो JPC को गया। वो बर्खास्त करने वाली संविधान संशोधन जो ऑटोमेटिकली 30 दिन बाद किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है, वो बिल JPC को गया था। JPC की रिपोर्ट तैयार थी, वो भी स्थगित हो गया, विंटर सेशन में आएगा। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक जो भयंकर केंद्रीयकरण करने वाला है सारे विश्वविद्यालयों को, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्यों के भी विश्वविद्यालयों को, उसका नियंत्रण होगा केंद्र सरकार का, उसका भी JPC का गठन हुआ। वो JPC का रिपोर्ट आया, पर वो JPC रिपोर्ट भी टल गया। तो हमारे लिए तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। डिसमिसल बिल नहीं आना, परिसीमन बिल नहीं आना, JPC का FCRA बिल का JPC में जाना,
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक नहीं आना, हालांकि विंटर, और एक और बड़ी बात, एक राष्ट्र एक चुनाव, इस सेशन में उसका रिपोर्ट आने वाला था और समय मांगा है, विंटर सेशन में आएगा। तो हमारी ये 5 बड़ी उपलब्धियां हैं। तो मैं समझता हूं कि जो माहौल था सेशन के पहले, ये थोड़ा मनोबल हमारा कमजोर हुआ था। तृणमूल को किस तरीके से तोड़ा गया, शिवसेना को किस तरीके से तोड़ा गया, मैं भी काफी चिंतित था। मेरा मनोबल भी, मैं स्वीकारता हूं, मेरा मनोबल इतना तगड़ा नहीं था। अरे कितने कर रहे हैं, किस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, पर हम लड़े। कितना 19 दिन का सत्र था, 18 दिन रोज 10 बजे सारे विपक्ष की पार्टियां मिला करती थी खड़गे जी के कमरे में। उस दिन की रणनीति तय करते थे ये लोग, छात्रों को लेकर, युवकों को लेकर, चंदा चोरी को लेकर, अलग अलग मुद्दे जो थे। तो हमारे लिए विपक्ष एकता और एकजुटता और मजबूत हुई इस सेशन में। तो हमारे ओर से तो ये इस सेशन में सरकार बैकफुट पर था, बिल्कुल बैकफुट पर था। कुछ भी कहें, समाचार पत्रों में कुछ भी वो खेती करें, पर या मीडिया में, चैनलों में कुछ भी खेती करें, पर वो बैकफुट पर थे। तो अंत में जो कंक्लूजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किरण रिजिजू साहब ने साफ तौर पर कहा कि आप लोग बातों को बोल, हम लोगों ने तो पूरी परंपरा जो है उसकी निभाई, और बड़े उन्होंने कहा कि मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूं, बड़ा निराश हूं जिस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है चीज जो विपक्ष ने इस सेशन में करी। बार बार जब चर्चा चाहते थे, चर्चा ले आए तो चर्चा से भाग गए। अरे 15 दिन लगे गृह मंत्री को, खेती के लिए भी देरी हुई। पहले दिन से खेती करते थे कि मैं तैयार हूं, नहीं, 15 दिन के बाद खेती शुरू होता है गृह मंत्री का खेती, चैनलों में, समाचार पत्रों में और वायर एजेंसियों में कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। 15 दिन के बाद, जब 2 दिन बाकी हैं, वो जानते हैं कि हमारी मांगे क्या हैं, वो जानते हैं कि जो हमारे सवाल हैं पैलेट गन को लेकर, AK-47 जो बिहार डबल इंजन सरकार से इस्तेमाल हुआ, सीवान में जिस तरीके से अत्याचार हुए, पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ, हमारे सवाल, चंदा चोरी, रोज मकर द्वार के सामने हमारा प्रदर्शन हुआ करता था, चंदा चोरी, आस्था धोखा, उस पर कौन जवाब देगा? उससे हमें कहा जाता है ये स्टेट सब्जेक्ट है। अच्छा, अगर ये स्टेट सब्जेक्ट है तो 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में क्यों इस ट्रस्ट की घोषणा की कि मैंने ये ट्रस्ट का गठन किया है? क्यों उन्होंने, अगर ये स्टेट सब्जेक्ट है, जैसा कि अब कहा जा रहा है कि इसलिए हम ये घोटाले पर हम चर्चा नहीं कर सकते, तो 5 फरवरी 2020 को क्यों नहीं ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता, ये क्यों नहीं कहा जाता कि ये स्टेट सब्जेक्ट है? तो देखिए, थोड़ा इस सेशन में सरकार को धक्का जरूर मिला है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, बड़ी बात है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए तो मैं स्वीकारता हूं कि सेशन के पहले थोड़ा हमारा माहौल बिगड़ा हुआ था, मनोबल पर थोड़ा चोट तो आया था तृणमूल के टूटने के बाद, शिवसेना के टूटने के बाद, पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, सब लोग, अरे, और डीएमके भी, हालांकि थोड़ा अभी दूरी आ गई है हमारी और डीएमके के रिश्ते में, पर डीएमके भी हमारी साथ थी। फ्लोर मैनेजमेंट में डीएमके भी विपक्ष, सारे विपक्ष की पार्टियों के साथ थी, सरकार का साथ नहीं दिया उन्होंने। और डीएमके में आप देखिए, डीएमके के तमिलनाडु विधानसभा में क्या प्रस्ताव पारित किया, उन्होंने क्या कहा कि परिसीमन नहीं होना चाहिए, 543 सीटों का लोकसभा होना चाहिए, जो आज मौजूदा संख्या है स्टेटों की उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, और 1/3 महिला आरक्षण आना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी की मांग है। तो ये सरकार को धक्का तो लगा है, पर अभी न्यूज मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, नैरेटिव मैनेजमेंट के, विपक्ष को दोषी ठहराओ,
ये गलती है, ये सच्चाई नहीं है। मैं सच्चाई यही है कि उनकी रणनीति विफल हो गई। 2/3 बहुमत, कलंकित 2/3 बहुमत मिलने में उनको सफलता हासिल नहीं हो पाई। धक्का मिला है। 17 अप्रैल को उनको धक्का मिला था जब वो पारित नहीं हो पाया संविधान संशोधन, और ये एफसीआरए को जेपीसी में भेजना, 2 जेपीसी रिपोर्ट जिस पर चर्चा होने वाली थी, जिस विधेयक पर जेपीसी का गठन किया गया था, वो जेपीसी रिपोर्ट नहीं अडॉप्ट किया गया। हालांकि बैठक चल रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जेपीसी की बैठक चल रही है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो रहा है, फोन आता है अध्यक्ष को, इस पर स्थगित कर दो इसको, और मीटिंग खत्म हो जाता है और कहा जाता है कि अभी ये विंटर सेशन में लिया जाएगा। किस जेपीसी की बात कर रहे हैं? हाँ, कौन सी वाली? अरे ये तो बर्खास्त करने वाली बिल, जो बर्खास्त करने वाली विधेयक है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्री को ऑटोमेटिक 30 दिन के बाद, अगर वो जेल में है, प्रधानमंत्री भी अगर वो जेल में है, उसको ऑटोमेटिक डिसमिसल होगा। हालांकि आपकी याचिका की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट में और कहीं, हाई कोर्ट में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, अदालत में। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हो रहा है। चेयरमैन को फोन आता है, इसको अभी बंद करो। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो रहा है। कहा जाता है नहीं, अभी थोड़ा इसमें तकलीफ है, इसमें और कोई चर्चा होने की जरूरत है, विंटर सेशन तक एक स्थगित किया गया। 1 नेशन 1 इलेक्शन, जेपीसी रिपोर्ट इस सेशन में आना था, अगले सेशन में आएगा। तो ये देखिए, हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी, हमको आक्रामक रहना है, पर एक पार्लियामेंट को चलाना भी है, हमको सहयोग भी देना है। हम पार्लियामेंट में नहीं आते हैं उसको डिस्टर्ब करने, अर्जन कराने के लिए नहीं आते हैं, चलाने के लिए आते हैं। पर चलाने की जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। अरे अरुण जेटली, 10 साल पहले अरुण जेटली जो राज्यसभा में नेता थे बीजेपी के, और सुषमा स्वराज जो बीजेपी की नेता लोकसभा में थी, दोनों ने कहा है, जब विपक्ष में थे उन्होंने कहा है कि विपक्ष पार्टियों की रणनीति होती है सवाल उठाने की, और कभी कभी शोर मच जाता है, कभी कभी अर्जन हो जाता है। ये तो हमारे लोकतंत्र में वास्तविक है, और ये हथियार हैं विपक्ष की पार्टियों के हाथ में। और आज जब वही कर रहे हैं जो जेटली जी और सुषमा स्वराज समर्थन दे रहे थे, आज हम पर सवाल उठाया जा रहा है। सर, एक आम भाषा में तो देखिए, राज्यसभा में पहली बार चेयर से चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन संसदीय कार्य मंत्री को कहते हैं, मंत्री जी आप गृह मंत्री को अवगत कराओ, विपक्ष पार्टियों के सदस्यों की भावना जो है वो बार बार मांग रहे हैं, गृह मंत्री सदन में आओ, गृह मंत्री जवाब दो, गृह मंत्री कहां हो। खुद चेयरमैन साहब, खुद चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं, चेयरमैन, देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी, वो संसदीय कार्य मंत्री को कहते हैं, मंत्री जी जो भावनाएं हैं, जो सेंटिमेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं, सेंटिमेंट यानी कि भावना, जो सेंटिमेंट है विपक्ष पार्टियों के सदस्यों की, वो आप गृह मंत्री को अवगत कराइए। ये बड़ी बात है, मैंने कभी नहीं पहले सुना। पर लेकिन आप हमेशा विपक्ष आरोप लगाता रहा कि गृह मंत्री जो हैं वो बहुत मनमानी करते हैं, लेकिन उन्होंने तो पूरी तरीके से सुना है। पूरे कहाँ सुना, आए ही नहीं। अरे जब भी सुनेंगे ना, सदन में आए, सदन में बैठे। अरे 2 दिन तक चर्चा हुई वो पेपर लीक विधेयक पर, जो पेपर लीक विधेयक जो अधिनियम बना था 2024 में, उस पर प्रधानमंत्री ने अपने अभी नया
नया शौक है प्रधानमंत्री का, रात को रील बनाते हैं, 12 बजे रात को इंस्टाग्राम में आते हैं। ग्राम पंचायत नहीं है अभी, इंस्टाग्राम पंचायत, ग्राम सभा नहीं, इंस्टाग्राम सभा। वो आपको याद होगा, वो बिल, वो जो अधिनियम है उसमें संशोधन ला रहे थे, प्रधानमंत्री ने घोषणा की और उसके बाद एक विधेयक आया, उस पर चर्चा हुआ, 10-12 घंटे का चर्चा हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में। और प्रधानमंत्री कहां थे, गृह मंत्री कहां थे? जवाब किसने दिया? जितेंद्र सिंह जी ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पर्सनल के। शिक्षा मंत्री भी नहीं थे। कमाल की बात है, कोई वरिष्ठ मंत्री ने जवाब नहीं दिया। गृह मंत्री इतनी ईमानदार से वो ये मानते थे कि मैं सदन में आऊंगा, पहले दिन क्यों नहीं आए जब इस पर चर्चा हो रहा था, जब पेपर लीक अधिनियम कहा जा रहा था, इस नए संशोधनों से पेपर लीक खत्म हो जाएगा, माफिया खत्म हो जाएगा, सिंडिकेट खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे, गृह मंत्री क्यों नहीं थे? जितेंद्र सिंह को क्यों खड़ा किया? हालांकि मंत्रालय उनका है, उनको तो बोलना ही था, पर गृह मंत्री क्यों नहीं थे, शिक्षा मंत्री क्यों नहीं थे, प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे? पहले से ही मन बना लिया था कि हम नहीं आएंगे। लेकिन इस पूरे जो डराते हैं ना, खुद डरते हैं। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे इस विषय पे कि जब ये सारी चर्चा हुई तो आप पूरे इसमें विपक्ष को आप कह रहे हैं एक तरीके से मैन ऑफ द मैच विपक्ष रहा, लेकिन जो उसके आफ्टरफॉल भी हैं, बीजेपी के कई सांसदों ने, उसमें अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं, उसमें और भी सांसद शामिल हैं, प्रिविलेज नोटिस जो है राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए और अब 14 दिन का समय, 15 दिन का समय दिया गृह मंत्री को लेकर उन्होंने जो बातें। अरे यार, ये प्रिविलेज नोटिस तो हथियार होता है सदस्यों के हाथ में। मेरे खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस है, 2.5 साल से चल रहा है, सुनवाई चल रही है, कमेटी में बैठक हुई है, मैं खुद कमेटी में पेश हुआ हूँ। हालांकि ये प्रिविलेज नोटिस धनखड़ जी के समय दिया गया था, क्योंकि मैंने कुछ इस शब्द इस्तेमाल किए थे धनखड़ जी के लेकर। मैंने उनको कहा था चीयर लीडर, वो बड़े नाराज हो गए और मेरे खिलाफ एक प्रिविलेज नोटिस आ गया। तो प्रिविलेज नोटिस आते रहता है, तो ये तो धमकी देने का एक हथियार है। ये सरकार ने प्रिविलेज नोटिस को वेपनाइज कर दिया है, धमकी देने का हथियार बना दिया है। ऐसे तो निशिकांत दुबे के खिलाफ रोज प्रिविलेज नोटिस हमें देना चाहिए, रोज। कभी कभी हम देते हैं, कब वो सीमा पार कर जाते हैं तो हम देते हैं प्रिविलेज नोटिस। अरे प्रिविलेज नोटिस हमने गृह मंत्री के खिलाफ दिया, मैंने खुद दिया है, अभी भी पेंडिंग है गृह मंत्री के खिलाफ। मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है, केसी वेणुगोपाल जी ने रक्षा मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है। लेकिन यहाँ तो राहुल जी को बोला गया, राहुल देखिए यही ना, तो हथियार बना दिया इन्होंने प्रिविलेज नोटिस। हाँ, राहुल जी जवाब देंगे, समय सीमा दिया गया, जवाब देंगे, ऐसा नजरअंदाज नहीं करेंगे, जवाब देंगे। जब अगर 28 के पहले जवाब देना है, 28 के पहले जवाब जाएगा। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, अरुणाचल की बात जो है, जो बात आप कह रहे हैं, अरुणाचल की बात कांग्रेस पार्टी ने उठाई कि अरुणाचल में ये सब बुरा जो वहाँ हुआ और एक पूरा माहौल जो वहाँ पर बना, जिस वक्त जो रचनात्मक कांग्रेस का कार्यक्रम था, वहां पर आप लोगों ने अरुणाचल की बात उठाई, उस पर आप कहाँ उसको कैसे आगे ले जाएंगे? और साथ ही साथ जो वहां पर एक माहौल बना, एक राष्ट्राध्यक्ष को लेके ये बातें हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दे दी चीन को। न कोई आया है, न कोई घुस आया है, न कोई हमारे जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। उसका नतीजा हम देख रहे हैं, हम कमजोर हो गए। जो जिन जिन जगहों में, लद्दाख में जिन जगहों में हमारे को पेट्रोलिंग अधिकार था, जहां हमारे किसान जाया करते थे, हर्डर जाया करते थे, आज वो नहीं जा सकते। कुछ 15-20 ऐसे जगह हैं। अरुणाचल में आप देख रहे हैं चीन का जो नया आक्रामक रवैया है, जो रणनीति वो अपना रही है। तो विदेश नीति को लेकर कई सवाल उठते हैं।
प्रधानमंत्री के विदेश नीति के कारण ही अभी पाकिस्तान को एक नया रूप हम देख रहे हैं। जो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान दिखा रहा है पश्चिमी एशिया को लेकर, उनकी जो नई भूमिका उभर कर आई है, इस पर हमारी विदेश नीति पर कई सवाल खड़ा होते हैं। और अमेरिका से जो हमने ट्रेड समझौता किया मजबूरी में, अमेरिका के साथ आज भी जो हम चाहते हैं कि हमारे संबंध मजबूत हों और गहरे हों, अलग अलग क्षेत्रों में हमारा जो कोऑपरेशन है, हमारे संबंध जो हैं वो बने रखने चाहिए। पर जिस तरीके से धमकियां आ रही हैं, इनसे तेल खरीदो, उनसे तेल खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, आपके बाजार खोलो, हमारे किसानों को फायदा पहुंचाओ, ये सब चिंताजनक बात है। और चीन को तो लेकर हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से किस तरीके से कदम कदम पर हम पीछे हट रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं। और इसका कारण ये है कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दे दिया चीन को, एकदम क्लीन चिट दे दिया। विदेश नीति की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात घेरली उस दिन जिस तरीके से प्रेजेंट की बात को राहुल गांधी ने और संदीप दीक्षित से वो जो कहते हैं हमलों में की बात आप जो कर रहे थे, लेकिन उसमें तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बात कही। ये तो डिप्लोमेसी नहीं है ना। राष्ट्र देश का नहीं, कोई अपमान नहीं है, कोई अपमान नहीं है। ये तो मैं अपमान के रूप में नहीं देखता हूँ। अभी डिप्लोमेसी का नाम कहाँ रहा, अब तो हग्लोमेसी है। अभी डिप्लोमेसी का मकसद क्या है? हग्लोमेसी, सबको गले लगाओ, दिखाओ कि वो नेता मेरे अच्छे मित्र हैं, और छोटे जो देश हैं, कहीं कहीं देश हैं, उनको कहो कि मुझे अवार्ड दे दो, अवार्ड लेना, मेडल लेना, बस यही तो मकसद बन गया फॉरेन पॉलिसी का। तो एग्जीबिशन हो गया है ना, प्रदर्शन हो गया, और एक व्यक्ति का इस तरीके से पर्सनलाइज हो गया है विदेश नीति। मैं समझता हूं ये हमारे विदेश नीति के लिए हित में नहीं है, हमको कमजोर किया है। तो यही सवाल उठाए गए हैं, और बदनाम करने में तो प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं। अगर मैं याद दिलाना शुरू करूं कि प्रधानमंत्री ने सोनिया जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, कांग्रेस के नेताओं के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। पर प्रधानमंत्री की बोली, नरेंद्र मोदी जी की बोली, वो भूल जाते हैं क्या क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में। तो उनका जवाब देना ही चाहिए, आक्रामक ढंग से देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री हमेशा जब उन पर अटैक होता है, उन पर आक्रमण होता है, उन पर सवाल किया जाता है, वो मुझे मारा जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, विक्टिम बन जाते हैं ना, विक्टिमहुड की राजनीति करते हैं वो। तो दूसरों पर सवाल करो, पर जब खुद सवाल उठाते हैं आप पर, और आप हंसी मजाक आप कर सकते हो, अपमानजनक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर जब कोई कहता है कि आप पर सवाल उठाता है, तो ये सब दोहरे मापदंड है।